दोस्तों, इस दुनिया की हर बातें झूठी हो सकती है, पर इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना है। पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हो जाती है जब कोई भी इंसान बेवक्त इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल आज की कहानी में पुलिस जब हत्या आरोपी को पकड़ करके थाने में लेकर आती है और जब ये लोग अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जो भी हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सतना और इसी सतना का एक थाना पड़ता है प्रभापुर। प्रभापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मछखेड़ा और इसी मछखेड़ा गांव का रहने वाला है अरुण त्रिपाठी, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। दरअसल अरुण के परिवार में उसकी पत्नी सुमन के अलावा 2 बच्चे हैं। अरुण जो रात्रि के वक्त चौकीदारी का काम करता है और दिन भर अपनी ही ज़मीन पर खेती का काम करता है, जिससे वो अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा भी करता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 अक्टूबर 2024 की शाम के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल अरुण जो अपने घर के अंदर ही दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उसके नंबर पे अचानक एक फ़ोन आता है। उसके बाद से अरुण फ़ोन पे बातचीत करते हुए अपने घर से बाइक लेकर के निकल जाता है और देर रात्रि तक जब घर पे नहीं आता है तो अरुण की पत्नी सुमन अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, पर अब अरुण का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से सुमन भी परेशान हो जाती है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब अरुण के नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है, उसके बाद से सुमन उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है, पर बावजूद इसके अरुण का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। और आखिरकार अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास इलाके के सतीगढ़ आश्रम के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति के डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि अरुण ही है, जिसके शरीर पे किसी तेजधार हथियार से कई बार वार किया गया था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो डेड बॉडी के थोड़ी ही दूरी पे पुलिस को अरुण की बाइक भी बरामद हो जाती है। पर गांव के लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब ये मछखेड़ा गाँव का रहने वाला अरुण है। गाँव के लोग जब उस डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस इस बात की जानकारी अरुण की पत्नी सुमन को देती है। इधर सुमन को जैसे ही जानकारी मिलती है, फ़ौरन अपने दोनों बच्चों को लेकर के जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अपने पति को मृत अवस्था में देखती है तो देखने के बाद चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सुमन के हितेरी पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और साथ ही साथ इस केस की जाँच पड़ताल भी शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले अरुण की पत्नी सुमन से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पे सुमन रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरे ही गांव का रहने वाला एक रिटायर्ड फौजी है, जिसके साथ मेरे पति का ज़मीनी विवाद चल रहा था। हो सकता है कि फौजी ने ही मेरे पति की हत्या किया होगा। पुलिस सुमन के ही तहरीर पर उसके गाँव के रहने वाला उस रिटायर्ड फौजी को थाने में बुलाती है और फिर उससे अरुण की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन फौजी पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब मैंने अरुण की हत्या नहीं किया है। हालांकि पुलिस उस फौजी से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन फौजी भी अपने जिद से पीछे नहीं हटता है। इधर पुलिस को भी जब उस फौजी के विरोध में कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार पुलिस मजबूर होकर के उसे छोड़ देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले इलाके में जो सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर देती है।
दरअसल पुलिस जब बीरसिंहपुर चौराहे पर लगे सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में 3 अक्टूबर 2024 को शाम के करीब 8 बजे के आसपास 3 बाइक पे लगभग 9 लड़के एक साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। न जाने क्यों उन लड़कों को देख करके पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि वो सारे लड़के इस इलाके के नहीं रहने वाले थे। इसीलिए पुलिस जब बाइक के माध्यम से उन लड़कों के बारे में पता करती है, आखिरकार 2 लड़कों की पहचान हो जाती है, जिसमें से एक का नाम है ऋतिक साकेत और दूसरे का नाम है संजू साकेत। दरअसल ये दोनों जो रीवा जिला के अंतर्गत नरसा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। दोनों की उम्र लगभग 16 से 17 साल के आसपास है। पुलिस को जैसे इन दोनों की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ इन दोनों के घर पे जाती है और फिर इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब ऋतिक के साथ साथ संजू को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, इन दोनों से ही और उनकी हत्या के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन ये दोनों अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए पुलिस ऋतिक से सवाल करती है कि 3 अक्टूबर 2024 को तुम अपने दोस्तों के साथ कहां जा रहे थे। इस पर ऋतिक कुछ ऐसी बातें पुलिस वालों से कहता है जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ऋतिक झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब ऋतिक के साथ साथ संजू के भी साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही थोड़ी सी अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार संजू मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, और उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही किया है। लेकिन संजू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल संजू जो नरसा खुर्द गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है कमता प्रसाद। संजू जो अपने माता पिता के इकलौता संतान है। कमता प्रसाद के पास अपनी ढेरों सारी ज़मीन है, इसीलिए कमता प्रसाद अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। कमता प्रसाद जब अपने बेटे संजू को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, चूँकि संजू अपने माता पिता का इकलौता संतान है, लाड प्यार से जब परवरिश होती है, इसी लाड प्यार की वजह से वो इस प्रकार से बिगड़ जाता है कि गलत लड़कों के संगत में आ जाता है। दरअसल संजू जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके लड़कियों के पीछे लगे रहता है, और इस बात की जानकारी जब स्कूल के मास्टर को मालूम चलता है, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। संजू जब पढ़ाई छोड़ करके अपने घर पे बैठ जाता है, उसके बाद से कमता प्रसाद भी अपने बेटे को खेती किसानी में ही लगा देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संजू के आदतों में कोई सुधार नहीं होती है। दरअसल कमता प्रसाद के खेतों में जब कई सारी महिलाएं काम करने के लिए आती है तो उन्हें देख करके संजू की नीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि उन्हीं सारी महिलाओं में एक लड़की भी होती है जिसका नाम है प्रियंका। प्रियंका जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। संजू जब प्रियंका को देखता है, पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है और फिर जब उससे बातचीत करता है, आखिरकार प्रियंका भी संजू की बातों में आ जाती है और फिर संजू और प्रियंका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। चूँकि प्रियंका बेहद गरीब परिवार से है, इसीलिए संजू और प्रियंका से बातचीत करने के लिए उसे एक मोबाइल भी खरीद करके दे देता है और फिर मोबाइल के जरिए एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजरता है और 1 साल के बाद एक दिन संजू जब अपनी प्रेमिका को लेकर के खेत में मिलने के लिए जाता है और जब दोनों अपने शरीर के सारे कपड़े उतार करके एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पे संजू के ही गांव का रहने वाला ऋतिक पहुँच जाता है। हालांकि ऋतिक जो संजू का दोस्त ही है, लेकिन ऋतिक जब इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, उसके बाद से संजू के ऊपर दबाव डालने लगता है कि मैं भी तुम्हारी प्रेमिका के साथ वही करना चाहता हूँ जो तुम कर रहे हो। हालांकि संजू अपने दोस्त को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक संजू की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए संजू मजबूर होकर के जब अपनी प्रेमिका प्रियंका से बातचीत करता है, प्रियंका इसके लिए साफ इनकार कर देती है। लेकिन साथ ही साथ संजू को एक सुझाव देते हुए कहती है कि दरअसल मेरी एक सहेली है जिसका नाम है सोनिया, अगर तुम कहो तो मैं सोनिया को तुम्हारे दोस्त से दोस्ती करवा देती हूँ। संजू जब इस बारे में ऋतिक से कहता है, ऋतिक इसके लिए तैयार हो जाता है और अगली बार प्रियंका जब संजू से मिलने के लिए आती है तो अपने साथ अपनी सहेली
सोनिया को भी लेकर के आती है, जिसकी वजह से सोनिया और रीति के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों की अपनी अपनी प्रेमिका मिल जाती है, उसके बाद से ये चारों मज़े में अपना समय गुजारने लगते हैं और जब भी इन सबको मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 2024 को संजू और ऋतिक अपनी अपनी प्रेमिका को बाइक पे बिठा करके मझखेड़ा गांव के बगल पहाड़ियों के जंगल में लेकर के जाते हैं। पर इस जंगल में जब चारों पहुंचते हैं, उसी वक्त ही जंगल में इधर अरुण भी पहुंच जाता है और इन चारों को जाते हुए देख लेता है। ये चारों जब जंगल में पहुंचते हैं, अपनी अपनी प्रेमिका को लेकर के थोड़ी दूर पे अलग हो जाते हैं और अपने अपने कपड़े उतार कर जब एक दूसरे में मग्न हो जाते हैं, उसी वक्त ही अरुण अपना मोबाइल निकालता है और उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोस अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। हालांकि संजू और ऋतिक की जब अपनी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है और जब वहां से उठ करके निकलने की कोशिश करते हैं, तभी सामने अरुण आ जाता है। ये चारों जब अपने सामने अरुण को देखते हैं तो देख करके एकदम से डर जाते हैं और अरुण से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन अरुण भी इन दोनों को समझाते हुए कहता है कि तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अगर तुम लोग मेरी बात मान जाते हो। संजू अरुण से सवाल करता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। इस पे अरुण अपना मोबाइल खोलता है और उसमें कुछ लड़के और लड़कियों का आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो संजू के साथ साथ ऋतिक को दिखाता है और सारे फ़ोटो वीडियोज़ को दिखाने के बाद कहता है कि दरअसल कुछ दिन पहले इस जंगल में कुछ और भी लड़के और लड़कियां आए थे, मैंने उन सब का फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर किया था। जब मैंने उनसे 10,000 रुपये मांगा, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये भी दिया। दरअसल ये मेरा धंधा है, अगर तुम लोग भी मुझे 10,000 रुपये दे देते हो, मैं ये फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करूँगा और मैं वादा भी करता हूँ कि अगली बार से जब भी तुम लोग इस जंगल में आओगे, मैं खुद तुम लोगों की निगरानी करूँगा। हालांकि जब 10,000 रुपये की बात करता है, इन दोनों की इतनी हैसियत नहीं होती है कि ये लोग 10,000 रुपया दे पाए, इसीलिए और उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तमाम फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। जब अरुण इनकी बात नहीं मानता है, ऋतिक और संजू अपने पास से 2,000 रुपया निकाल करके अरुण को दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि अब वो सारा फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन अरुण इन दोनों को समझाते हुए कहता है कि तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज घर चले जाओ और कल बाकी के 8,000 रुपये लाकर मुझे दे देना, और अगर तुम लोगों ने बाकी का 8,000 रुपया मुझे नहीं दिया तो याद रखना, मैं ये सारा फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। उसके बाद से संजू और ऋतिक अपनी अपनी प्रेमिका को लेकर घर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन दोनों काफ़ी परेशान रहते हैं। दरअसल दोनों को समझ में नहीं आता कि 8,000 रुपया लाए कहाँ से, और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि कहीं वो फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे ना आ जाए। दरअसल इसी उधेड़-बुन में करते हुए शाम के वक्त जब गांव से बाहर निकलते हैं, तभी गांव का रहने वाला कृष्णा लखेरा मिल जाता है। कृष्णा जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। दरअसल संजू और ऋतिक कृष्णा से सारी कहानी बताते हुए कहते हैं कि दोस्त, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कृष्णा भी जब इन दोनों की कहानी सुनता है तो सुनने के बाद इन दोनों को समझाते हुए कहता है कि बस इतनी सी बात है, तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरे पास कुछ दोस्त हैं, तुम दोनों ही, और उनको पैसा देने के बहाने से बुलाओ। जब वो पैसा लेने के लिए आएगा, लगभग हम 8 से 10 लोग वहाँ पे जाएंगे और अरुण से डरा धमका करके मोबाइल छीन लेंगे। उसके मोबाइल से तमाम फ़ोटो और वीडियो डिलीट करने के बाद उसका मोबाइल वापस कर देंगे। कृष्णा जब इस तरह की सुझाव देता है तो ऋतिक और संजू को भी कहीं ना कहीं ये सुझाव पसंद आ जाता है। उसके बाद से शाम के करीब 7 बजे के आसपास खुद संजू ही और उनके नंबर पर फ़ोन करता है और फिर उसे आश्रम के पास पैसा देने के लिए बुलाता है। इधर जैसे ही फ़ोन करता है, अरुण भी इन दोनों के ही मोबाइल का आने का इंतज़ार कर रहा था। जब फ़ोन आता है, उसके बाद से अरुण अपनी बाइक लेकर के और साथ ही साथ अपने पास एक तेज़धार हथियार भी लेकर अपने घर से निकल जाता है और फिर इनके बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। इधर संजू और ऋतिक, उसका दोस्त कृष्णा, तीनों अपनी बाइक निकालते हैं और उसी बाइक पे लगभग और 6 लड़कों को बिठा करके एक साथ ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब सब के सब वहाँ पे पहुँचते हैं, अरुण जब अपने सामने इन तमाम लड़कों को देखता है तो देखने के बाद एकदम से घबरा जाता है
उसके बाद से कृष्णा अब अरुण से ज़बरदस्ती उसका मोबाइल छीनने लगता है, लेकिन अरुण भी अपनी हार नहीं मानता है। दरअसल अरुण अपने पास से उस तेजधार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से इन सबको डराने धमकाने लगता है। तभी संजू और ऋतिक अरुण का हाथ पकड़ लेते हैं और कृष्णा उस हथियार को छीन लेता है और फिर उसी हथियार से अरुण के ऊपर एक पर एक इतने सारे वार करते हैं कि जिस वजह से अरुण की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अरुण की जब वहाँ पे मौत हो जाती है उसके बाद से संजू अरुण का मोबाइल अपने पास रख लेता है और स्विच ऑफ करने के बाद सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में संजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस संजू के ही तहरीर पे बाकी के भी सारे उसके तमाम दोस्तों को गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है विजय चौहान। विजय चौहान जो जिला नवादा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं साबिर अहमद। साबिर अहमद जो जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के तो रहने वाले हैं, लेकिन दोहा कतर में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अब्दुल राशिद। अब्दुल राशिद जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं दिनेश मुर्मू। दिनेश मुर्मू जो जिला गोड्डा झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं हिटलाल टुड्डू। हिटलाल टुड्डू जो जिला अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।